आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और ये आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज है। यहाँ हम उन तमाम साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बेहतरीन रिपोर्ट्स की बात करते हैं जिसे आपका जानना ज़रूरी है। आज सबसे पहले बात होगी कि क्या कोरोना मरीजों में से स्वाद और सुगंध चले जाने का अच्छा संकेत है, वो कैसे। फिर बताएंगे वैक्सीन को लेकर भारत और बाहर के देशों में क्या क्या अपडेट्स हैं। साथ ही बात करेंगे क्या है ये 3D प्रिंटेड नेजल स्वाब। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले जानिए देश दुनिया से जुड़ी कोरोना अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों के दौरान देश भर में 44,376 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कोरोना से 37,816 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 92,22,216 तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें 86,42,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ के पार हो गया है। मरने वालों की संख्या भी 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। सितंबर तक दुनिया भर में रोजाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। अब रोज 6 लाख से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया। वे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। अहमद पटेल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की। साथ ही खाने पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश भी दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। राज्य में दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की दर तय करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में इसके लिए एक याचिका दायर हुई है। इसमें कहा गया है कि देश में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपए तय की जाए। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अपने कोरोना वायरस टीके रशियन स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। आरडीआईएफ ने कहा है कि उसका टीका स्पुतनिक वी फरवरी 2021 से इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध होगा और इसके एक डोज की कीमत $10 से कम होगी। भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही उपलब्ध होगी। इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने राज्य सरकारों और संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य में कोरोना की पुष्टि होने के बाद राजभवन के 31 अफसरों की कोरोना जांच हुई है। फिलहाल सभी की रिपोर्ट आने का इंतजार है। तो एक तरफ उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान का साया है। इस बीच कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि समझ नहीं आता आखिर कब हमें अब इस न्यू नॉर्मल से भी छुटकारा मिलेगा, कब हम मनचाहे वक्त पर सैर करने निकल पड़ेंगे, कब हम दोस्तों के साथ पार्टी कर सकेंगे। उफ, पता नहीं आखिर कब। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोरोना हो जाए और स्वाद और सुगंध चली जाए तो बुरा नहीं है। ये मैं नहीं, भारतीय डॉक्टरों की टीम कह रही है कि कोरोना मरीजों में स्वाद और सुगंध चले जाना अच्छा संकेत होता है। वैसे तो स्वाद और सुगंध का चले जाना कोरोना के लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, लेकिन फिर भी अब इसे अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। वो कैसे, ये जाना हमारी सहयोगी खुशबू ने इस मुद्दे पर बात की डॉक्टर अरुण लखनपाल से, जो चेस्ट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। हाँ डॉक्टर, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर जब कोरोना वायरस से हम संक्रमित होते हैं तो उसमें टेस्ट और स्मेल करने की क्षमता क्यों चली जाती है? राइट।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जब से ये एपिडेमिक शुरू हुआ है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इस पे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज यानी जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि ये नई वायरस है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और लगभग 40% केसेस में ये पाया गया कि उनकी सूंघने की और टेस्ट करने की क्षमता चली जाती है। फिर देखा गया कि ऐसा होता क्यों है। तो जो वायरस है वो हमारे शरीर में एंटर करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं जिन्हें ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है, जो कि जनरली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं नाक में, गले में, लंग्स में, किडनी और हमारी आंतों में। तो जब वायरस का एंट्री पॉइंट जो कि हमारा नाक और मुंह है, जब वायरस वहां से एंटर करता है तो ये माना जाता है कि वो हमारी जो सूंघने की नर्व्स हैं, टेस्ट करने की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उनके आसपास जो ये ACE2 रिसेप्टर होते हैं, ये उन पर जो है चिपक जाता है और वहां पर जो है इन्फ्लेमेशन पैदा करके या उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमारी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। अब सूंघने की क्षमता बाकी वायरसेस से भी कम होती है, बट जनरली उनमें नाक बंद होता है, जुकाम हो जाता है, बट कोरोना वायरस में बिना इन लक्षणों के भी लोगों की सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये डायरेक्टली नर्व्स को, सूंघने की, टेस्ट करने की नर्व्स को अफेक्ट नहीं करता, बट इन नर्व्स के जो सेंसरी एपिथेलियम होती है, जो एक झिल्ली होती है जिस पर कि ये नर्व्स के सेंसर होते हैं, यह उसके अंदर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, माना जाता है कि ये वायरस उन्हें अफेक्ट करती है। तो सर जैसे कि मैंने अभी आपके बारे में जो भी एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें जैसे जो टेस्ट और स्मेल करने की जो क्षमता है वो कोरोना वायरस में चले जाना एक प्रमुख लक्षणों में से माना जाता है। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि ये एक अच्छा संकेत हो सकता है, प्रोग्नोसिस इंडिकेशन। इस क्या वजह है इसके पीछे की, और ये प्रोग्नोसिस इंडिकेशन क्या होता है ओवरऑल, आप इसको समझा दें। हाँ, प्रोग्नोसिस बेसिकली ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति, किसी मरीज को कोई बीमारी होती है तो आगे चल के उस मरीज का आउटकम, उस क्या होने वाला है, वो मरीज ठीक होगा या उसकी हालत बिगड़ेगी या वो बचेगा भी या नहीं, तो इसको प्रोग्नोसिस बोला जाता है। ये विद और विदाउट ट्रीटमेंट्स इफेक्ट होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में ये देखा गया है कि जो मरीज रिपोर्ट करते हैं कि उनकी सूंघने की या टेस्ट करने की क्षमता चली गई है, वो मरीज जनरली कॉम्प्लिकेट नहीं होते। आईसीयू में या ऑक्सीजन पे जो मरीज है, जब उनसे भी पूछा गया कि भाई आपकी सूंघने की क्षमता, आपका टेस्ट वगैरह सब ठीक है, तो वो ये सिम्टम जो है रिपोर्ट नहीं करते। पर जो होम क्वारंटाइन पे हैं या ओपीडी बेसिस पे कंसल्ट करते हैं, या तो वो खुद बताते हैं कि उनकी ये क्षमता चली गई है, या हमारे पूछने पर वो बताते हैं कि हाँ टेस्ट और जो स्मेल है वो हमारा डेफिनेटली चला गया है। ये केसेस रफली 40% लोग बताते हैं, बट ये एक अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो स्टडीज हुई जिसमें कि बताया गया कि 40% लोगों में ये सिम्टम होता है, ये सेल्फ रिपोर्टेड है। बट अगर हम मरीजों से पूछें या हल्के केसेस में अगर कोई एक टेस्ट किया जाए उनकी सूंघने की शक्ति का, तो बाकी साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये परसेंटेज 80% तक भी हो सकती है। तो ये जो टेस्ट और स्मेल जो ये चली जाती है, ये आपके हिसाब से किस और एज ग्रुप में ये ज्यादा देखने को मिलता है, और किसको ज्यादा प्रभावित करता है और किसको नहीं करता? जो डेटा आया है उसमें जो मीन एज है वो 40 वर्ष के करीब है, तो यानी कि जो यंगर एज ग्रुप है उनमें ये सिम्टम ज्यादा पाया जाता है। एल्डरली लोग, जो बुजुर्ग हैं, उनमें नहीं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें जनरली भी वो कोरोना के लक्षणों से ज्यादा प्रभावित पाए जाते हैं, और जो मरीज सीरियस होते हैं उनमें एक रिस्क फैक्टर डायबिटीज, मोटापा, हार्ट और लंग की बीमारी के अलावा एज फैक्टर भी है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो मरीज
जो इनका प्रोग्नोसिस है, जिनका की स्मेल और टेस्ट की क्षमता चली गई है, वो इस वजह से है कि ये सिम्टम यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होता है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब यंगर एज ग्रुप की जनरली इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और इसीलिए उनमें प्रोग्नोसिस और आउटकम भी बेटर होता है। तो शायद ये कोरिलेशन हो कि ये सिम्टम भी उनमें इसीलिए आता है कि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है और जो वायरस है वो एंट्री पॉइंट यानी कि नाक और मुंह में ही आके रुक जाता है, या ये ओवरऑल अच्छी इम्यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बट ये आगे की रिसर्च से ही पता चलेगा। तो सर अगर जैसे आपने बोला कि टेस्ट और स्मेल का चले जाना एक प्रोग्नोसिस इंडिकेशन है, लोग इसे गलत ना समझे, ठीक है, कि मतलब अगर मेरी चली गई तो कोई बात नहीं, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब ये प्रॉब्लम होती है तो कब समझना चाहिए कि हाँ आप चेकअप कराना चाहिए? मैम, जैसे ही ये सिम्टम आए, आजकल के माहौल में तुरंत कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जो स्मेल और टेस्ट है वो सिर्फ कोरोना वायरस में ही नहीं जाता, ये कई और बीमारियों में भी जा सकता है, जैसे कि साइनोसाइटिस हुआ और कोई भी दूसरा वायरल इन्फेक्शन हुई, और बुजुर्गों में अगर जाए तो खासकर कोई ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, उसको भी देखना होता है। और सेकेंडली, अगर कोरोना वायरस है भी तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमारे सबके घरों में बुजुर्ग होते हैं, ऐसे भी दूसरे व्यक्ति परिवारजन होते हैं जिन्हें डायबिटीज हो सकता है, हृदय की या लंग्स की कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो जरूरी है कि ये लक्षण आने पर या कोरोना का कोई भी दूसरा लक्षण आने पर अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर किसी माइल्ड सिम्टम से ज्यादा कोई सिम्टम आते हैं तो डॉक्टरी सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण हमसे खास बातचीत करने के लिए। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारी सहयोगी से वैक्सीन पर अपडेट लेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। ये कोरोना कवरेज है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आपको पता है कोरोना कवरेज की टीम में हर कोई वैक्सीन की अपडेट्स पर नजर बनाकर रखता ही है। रोज आजकल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ अब वैक्सीन पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें भी वैक्सीन ही चर्चा का केंद्र रहा। तो चलिए सीधे हमारी सहयोगी खुशबू के पास चलते हैं और जानते हैं वैक्सीन पर क्या अपडेट है। जी खुशबू, रशिया की वैक्सीन 95% से ज्यादा प्रभावी है, क्या जानकारियां हैं इस पर? हाँ प्रतीक, तो मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सिन की इफ़ेक्टिवनेस के बाद अब स्पुतनिक 5 ने भी जो है अपनी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बता दिया है। तो ये 95% इफ़ेक्टिव है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात पता चली है। पहला डोज देने के 28 दिन बाद इस वैक्सीन ने 91.4% इफ़ेक्टिवनेस दिखाई थी। पहले डोज के 42 दिन बाद ये बढ़कर 95% हो गई है। वैक्सीन को बनाने वाले गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने ये दावा किया है। वैक्सीन के दो डोज हैं वो 39 इन्फेक्टेड लोगों के अलावा 18,794 मरीजों को भी दिए गए थे। ये वैक्सीन कितने की पड़ेगी, कॉस्ट क्या होगा, ये भी वहाँ के अधिकारियों ने बता दिया है। रूस के लोगों को ये फ्री में मिलेगी। दुनिया के दूसरे देशों के लिए जो इसकी कीमत होगी वो 700 रुपये से कम होगी। विदेश में वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रमोशन का काम देख रहे रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के हेड हैं किरिल दिमित्रियव। उन्होंने बताया है कि स्पुतनिक V की इस वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। mRNA तकनीक से बनी दूसरी वैक्सीन के मुकाबले ये कीमत 2 से 3 गुना कम है। RDIF ने दूसरे देशों के पार्टनर्स के साथ 2021 में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीन बनाने का करार किया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सुरक्षित रहेगी। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसके डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी आसानी हो जाएगी।
साथ ही इसे दूर दराज वाली जगहों पर भी पहुंचाना आसान होगा। अगर हम इस वैक्सीन की डिलीवरी के बारे में बात करें तो ये डिलीवरी अगले साल जनवरी में हो जाएगी। वहीं जिन दूसरे देशों ने इसके लिए सिफारिश की है उन्हें इसका पहला जो बैच है वो मार्च 2021 की शुरुआत से मिलने लगेगा। ओके, खुशबू, भारत में क्या कुछ अपडेट्स है वैक्सीन ड्राइव को लेकर? हमारे देश में क्या तैयारियां चल रही है? हाँ प्रतीक, तो भारत में लगभग 250 से 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी हो रही है। इसमें से जो 30 मिलियन लोग हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइनर्स हैं। इसके बाद वो लोग हैं जिन्हें जो है पहले से ही और कई बीमारियों से वो परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उन लोगों को जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। जुलाई 2021 तक इसे करने का पूरा प्लान है, जिसके लिए भारत को लगभग 500 से 600 मिलियन वैक्सीन खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड ही उपलब्ध होगी। इसी को ध्यान में रखकर कोविड-19 के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप नेगवैक ने राज्य सरकारों और संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वैक्सीन स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है। ये ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने भी पेश कर दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो अगले साल शुरू होगी। केंद्र सरकारों ने राज्यों से अपने स्तर पर एक कमेटी बनाने को कहा है जो हर व्यक्ति तक वैक्सीन जो है वो पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। पोलियो पर इंडिया एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वॉइसेस फॉर वैक्सीन के नवीन ठक्कर का कहना है कि वैक्सीन के यूनिवर्सल कवरेज के लिए सरकार को वैक्सीन की कीमतों की लिमिट तय कर प्राइवेट मार्केट में भी उपलब्ध कराना चाहिए। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा और सरकारी हेल्थ सिस्टम का काम आसान हो जाएगा। जी, मैं चाइना की वैक्सीन को लेकर भी हेडलाइन पढ़ रहा था। वहाँ वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? चीन की एक प्रमुख वैक्सीन डेवलपर है प्रतीक, CNBG, चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप कंपनी। उसने अपने वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए ताकि पब्लिक इसे यूज़ कर सके, उसके लिए जो है वहाँ के चीन के रेगुलेटर्स को एक एप्लीकेशन दिया है। हालांकि अब तक कोई रिप्लाई आया नहीं है इस एप्लीकेशन को लेकर। अगर जवाब इनके पक्ष में आता है तो ये जो कंपनी है वो रूस के बाद ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसने अपने जनरल पब्लिक को वैक्सीन यूज़ करने की परमिशन दी है। CNBG ने कहा है कि उसके फेज़ 3 ट्रायल्स में अर्जेंटीना से लेकर इजिप्ट तक के देशों में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और ये काम बहुत ही स्मूथली हो रहा है और इसके अभी कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की रिपोर्ट नहीं आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। वैक्सीन पर हम लगातार नज़रें बनाकर रखते हैं, आप तक वैक्सीन पर अपडेट्स लाते रहेंगे। तो वैक्सीन पर अपडेट मिलते ही कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलती है। अब एक और अच्छी खबर बताते हैं। कोरोना की जांच के लिए अब जल्द ही कमर्शियल स्वाब का विकल्प भी मार्केट में आ सकता है। इसे 3D प्रिंटेड नेजल स्वाब कहा गया है। इस पर पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी। जी बताइए साक्षी। जी प्रतीक, कोविड-19 ये वायरस दुनिया भर में कुछ इस तरह से फैला हुआ है कि इससे जुड़ी हर एक खबर काफी अहम हो गई है, फिर चाहे वो खबर भारत से जुड़ी हो या बाहर से ही क्यों ना। और ये खबर जो मैं आपको बता रही हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की। इस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ महीने पहले नेजल स्वैब्स बनाए थे और वो भी 3D नेजल स्वैब्स। प्रतीक, आपको बता दूं कि नेजल स्वैब एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे कोरोना वायरस की टेस्टिंग के दौरान यूज किया जाता है। बेसिकली इसे नाक में डालकर नाक के अंदर से सैंपल लेने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस 3D प्रिंटेड स्वैब्स के डेवलपर्स का कहना है कि अब ये प्रिंटेड स्वैब पूरी दुनिया भर में मिलना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट कई जगहों पर इसका इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। प्रतीक, इसके प्राइस की बात करें, इस प्रिंटेड नेजल स्वैब की प्राइस की बात करें तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 26 से 46 सेंट्स के बीच में तय की गई है US यूनिट में अगर हम देखें। और इसे बेचने वाली जो मुद्रा है, जो प्राइस है, वो $1 पर स्वैब है, $1 पर स्वैब। कई सारी क्लिनिकल ट्रायल जो कि इस साल बीते मार्च में की गई थी,
इस स्वैब को लेकर वो काफी पॉजिटिव और अच्छे सेफली तरीके से काम की है, ऐसा लोगों का मानना है, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स का। लेकिन एक जो इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वो ये था कि कुछ लोगों के नाक में डालकर देखा गया जब इसे, तो उन्हें नोज ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा। मगर ये जो दिक्कत है वो बहुत ही कम लोगों के साथ हुई, कम लोगों को देखने पड़ी। बाकी अब तक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने 1 लाख से भी ऊपर 3D नेजल स्वैब्स प्रिंट कर लिए हैं और उनकी 3D फाइल्स की मदद से दुनिया भर में बाकी अस्पतालों में इसका प्रिंट बन रहा है और अब तक 10 मिलियन स्वैब्स को प्रिंट कर लिया गया है और इसे लोगों की देखभाल और केयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब प्रिंट की मदद से ये जो नेजल स्वैब है वो कई जगहों पर आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है। शुक्रिया साक्षी। और अब वक्त है कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात का। कोरोना सर्वाइवर से हम आपके लिए इसलिए बातचीत करते हैं ताकि सर्वाइवर को सुनकर आपको भी कोरोना से लड़ने में हिम्मत मिले और आपके मन में बसे सारे भ्रम भी दूर हो जाए। तो आज के हमारे कोरोना सर्वाइवर है विक्रांत तिवारी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, साथ ही नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी है। तो आइए जानते हैं कोरोना को लेकर इन स्पोर्ट्स प्लेयर का क्या अनुभव रहा। ये पूछा हमारी सहयोगी प्रगति ने। तो विक्रांत, सबसे पहले कांग्रेस कि आप कोरोना निगेटिव हो गए। आपका कोरोना को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोरोना को लेकर एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक था, तो काफी उतना ज्यादा सीवियर सिम्टम्स तो थे नहीं। तो एक्सपीरियंस तो अच्छे शुरुआत से देखते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में काफी ज्यादा फैला हुआ है और ये है भी ज्यादा कंटेजियस। तो पहले दिन मुझे मतलब आज से मेरे ख्याल से 18 दिन पहले 8 तारीख को मुझे बुखार आई थी, बहुत तेज, अराउंड 103 रही होगी, 103 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जैसे ही बुखार नॉर्मल हुई तो चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये एक मात्रा का सिम्टम था जो मुझे था। तो मुझे लगा कि अक्सर होता है कि नॉर्मल फ्लू में भी हो जाता है ये सब। तो मैंने ये किया कि मैंने ली 2 कोल्ड डिश वगैरह ले ली, तो वो ठीक हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि करवाना चाहिए, करवाया, पॉजिटिव था। मैंने कराया था एपिक एंटीजन टेस्ट, जिससे होते हैं काफी सारे फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स सिम्टम्स। दवाइयाँ मुझे प्रिस्क्राइब की गई, एक थी एजिथ्रोमाइसिन, दूसरी थी मॉन्टेयर, जो मेरे ख्याल से सिट्रिजिन जैसी कोई दवाई है, और विटामिन सी की तो अब ये टैबलेट्स, उसमें से जो शुरुआत की 2 मैंने बताई, एजिथ्रोमाइसिन और मॉन्टेयर, इनका कोर्स होता है, प्रॉपर कोर्स होता है 3 दिन का। तो हमें ये 3 दिन का कोर्स करना होता है और बिल्कुल बेड रेस्ट और होम आइसोलेशन में खाना पड़ता। तो बिल्कुल बेड रेस्ट और जितना ज्यादा आप फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, मोस्टली फ्लूइड डाइट पे आप रह सकते हैं। तो ये बॉडी को ज्यादा जो एनर्जी है बॉडी की, वो आप उसे वायरस से लड़ने के लिए, ना कि आपका फूड डाइजेस्ट करने में या एक्सरसाइज करने में। मतलब जब तक ये कोर्स चल रहा है दवाई का, तो मैं या तो फ्लूइड इनटेक, पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ठंड है तो गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, गार्गल कर सकते हैं। जूस में सबसे ज्यादा मौसमी का जूस का बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, दिन में 2-3 बार जितना ले सकते हैं आप, और कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कोरोना से जब आप ठीक हुए हैं तो इसके बाद कोई वीकनेस या कैसा महसूस कर रहे हैं आप कोरोना से ठीक होने के बाद? कोरोना से ठीक होने के बाद मुझे कोई वीकनेस नहीं हुई। मुझे सिर्फ पहले दिन वीकनेस थी जब बुखार ठीक हुई, मतलब बुखार जब नॉर्मल हुई, मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तब वीकनेस थी। उसके बाद ना तो उसके बीच में 14 दिन के बीच में, ना 14 दिन के बाद वीकनेस का तो कोई वो नहीं था।
जी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं रेगुलरली, तो ऐसे टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम फील हुई जब आप कोरोना पॉजिटिव थे तो उस टाइम पे? ये कि हमारी प्रैक्टिस ये हो गई क्योंकि हम आइसोलेशन में रह रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर नहीं पा रहे थे। दूसरा, अब जब मैं वापस से चालू करूंगा, अब मुझे पता चलेगा अब अगर कुछ होगा, अगर जैसे काफी सारे ऐसे इसमें केसेस हैं कि ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, लंग्स वगैरह, लिवर वगैरह डैमेज हो रहे हैं कोरोना, मतलब पोस्ट कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो अब जब मैं वापस अपनी प्रैक्टिस रिज्यूम करता हूँ तब शायद पता चले कि क्या हुआ है। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, ना तो ब्रेथलेसनेस है, ना ही कोई नॉर्मल गले में कोई टॉन्सिल वगैरह कुछ भी नहीं है। विक्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमने वैक्सीन पर अपडेट्स ली और अब थोड़ा पॉजिटिव सा भी लग रहा है कि जल्द अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आप सभी अपना ध्यान रखिए। कोरोना के केसेस भले ही आपके घर के आसपास न हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतिए। चलिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।